Hello, my dear friends. I'm Professor Wayam Khan, and this is part 4 of unit number 5, frequency response analysis. In previous part, we have completed the Ruth Hurwitz criterion and we have discussed what is meaning of this stability criteria, as well as we have covered a few numericals on this Ruth array method. Today we are going to cover the next part of this Ruth criterion, that is some of the special cases of this Ruth array method. Let us discuss it. So these are the two special cases of Ruth array method, or you can say Ruth criterion. So we may come across two types of situation in the Ruth table whenever we are forming a Ruth table. जो Ruth array हम बनाते हैं, Ruth का table बनाते हैं, मैट्रिक्स जो फॉर्म करते हैं, उसमें दो चीज़ें हो सकती है जिसके अंदर हमको डिफ़िकल्टी आ सकती है। हमारा क्राइटेरिया क्या बताता है कि अगर इस एरे में, इस रूट के मैट्रिक्स में अगर पहला कॉलम साइन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब पहले कॉलम में जो भी वैल्यूज़ है इनकी अगर साइन चेंज नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल सभी की सभी अगर पॉजिटिव है या सभी की सभी अगर नेगेटिव है, तो उस सिस्टम को स्टेबल माना जाएगा, ऐसा हमारा रूट का क्राइटेरिया बताता है। बराबर है। पर अगर इन केस ये जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज अगर हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम स्टेबल नहीं है, सिस्टम इज अनस्टेबल, राइट। सो सिमिलरली अगर इन केस इस फर्स्ट कॉलम में किसी भी रो में अगर पहला एलिमेंट अगर ज़ीरो रहता है, तो ना ये साइन चेंज है, ना ये साइन का कांस्टेंट है, मतलब साइन यहाँ पर चेंज नहीं भी हो रहा है, और साथ ही साथ में जो हमारे सभी साइंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। बराबर है। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इन रूथ एरे इज ज़ीरो। पहला एलिमेंट, कोई भी रो का पहला एलिमेंट अगर ज़ीरो हो जाता है तब क्या करना है, क्योंकि ये साइन चेंज का तो इशू नहीं है। बराबर है, इसमें ना ही साइन चेंज हो रहा है और ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। सिमिलरली कोई एक रो पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाती है, अगर कोई एक कंप्लीट रो ज़ीरो हो जाती है, तो ऐसे दो केसेस में हमको क्या करना है रूथ एरे मेथड के अंदर, ये हमको डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। सो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट केस इन विच फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ रूथ एरे इज ज़ीरो। जब कोई भी पहला एलिमेंट, यानी कि पहले कॉलम में का एलिमेंट अगर ज़ीरो हो जाता है किसी भी रो में, तो क्या करना है। जैसे कि ये केस है हमारी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ द रूथ एरे इज ज़ीरो। ओके। सो क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, इफ़ एनी रो ऑफ द रूथ एरे कंटेन्स ओनली द फर्स्ट एलिमेंट एज ज़ीरो, सो एटलीस्ट वन ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स हैव नॉन ज़ीरो वैल्यू, मतलब बचे हुए एलिमेंट्स की वैल्यू क्या रहेगी, नॉन ज़ीरो रहेगी। सब ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, उस ज़ीरो को रिप्लेस करना है एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर से, जिसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन। ओके। और हमारा जो बाकी का प्रोसेस है रूथ टेबल का, वो हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो हम क्या करेंगे, उस जीरो के बजाय वहाँ पर लिख देंगे एप्सिलॉन, एंड विल कंटिन्यू द प्रोसेस एंड देन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम। मतलब वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस जीरो की जगह कोई एक पॉजिटिव इंटीजर रख रहे हैं। कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर मेरे पहला कॉलम में वन है, टू है, वन है, थ्री है, और यहाँ पर कहीं तो भी ज़ीरो था, तो इस ज़ीरो की जगह पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एप्सिलॉन रख देंगे। मतलब क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, पहला भी पॉजिटिव, दूसरा भी वैल्यू पॉजिटिव, तीसरा वैल्यू एप्सिलॉन, वो भी पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव, पांचवा पॉजिटिव। तो ऐसे कंडीशन में सिस्टम मेरी क्या बुलाई जाएगी, स्टेबल बोली जाएगी। करेक्ट है। सो इन केस मेरे एलिमेंट्स अगर इस तरीके से रहते हैं, जैसे पहला -1 है, दूसरा एप्सिलॉन मैंने लिख दिया, और तीसरा 2 है, तो इसमें क्या हो रहा है, पहला एलिमेंट माइनस है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर साइन चेंज आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मेरी सिस्टम क्या बोली जाएंगी, अनस्टेबल। तो हमको क्या करना है, ज़ीरो के बजाय वहाँ पर सिंपली क्या करना है, एप्सिलॉन रख देना है और प्रोसेस कंटिन्यू करना है। ओके। सो let us see, let us understand this thing with an example.
सो ये मेरे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है एक कंट्रोल सिस्टम का। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के आगे रूट टेबल बनाना है। इसके पहले जो भी चीज़ें हैं वो हमको ऑलरेडी हमने पहले कवर कर ली है कि मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा फाइंड आउट करना है। कोई अगर ब्लॉक डायग्राम दी रही है तो उस ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन कैसा निकालना है, उस ट्रांसफर फंक्शन में से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा बनता है, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एस रेस टू 4 है, 2s रेस टू 3 है, एस स्क्वायर है, 2s है और 1 है। तो पहला स्टेप रूथ हर्विट्स स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में क्या आता है कि मेरे जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं इस पॉलिनोमियल में, जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के कोएफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। बराबर है। तो यहाँ पर s⁴ का 1 है, s³ का 2 है, s² का 1 है, s का 2 है और मेरा कांस्टेंट 1 है। तो जितने भी कोएफिशिएंट्स है ये सभी की सभी कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो मेरी पहली कंडीशन तो क्या हो गई यहाँ पर, सेटिस्फाई हो गई, जिसको बोलते हैं हम नेसेसरी कंडीशन। बराबर है। सो इस नेसेसरी कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या करना है, हमको इसका टेबल बनाना है। बराबर है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन बोलती है कि ये जो भी कॉलम रहता है, पहला कॉलम, ये क्या होना चाहिए, इसमें सभी एलिमेंट्स के साइन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। करेक्ट। So from the root array for the given characteristic equation let us find the table। तो ये टेबल हमने फाइंड किया। तो पहला s⁴ था, s⁴ का वैल्यू कोएफिशिएंट था 1। बराबर है। सो s³ का कोएफिशिएंट था 2। फिर उसके बाद में मेरा s स्क्वायर का कोएफिशिएंट था 1। बराबर है। इसके बाद में मेरा s⁴ का कोएफिशिएंट है 1। सो लाइकवाइज मैंने क्या किया है, ये सभी कोएफिशिएंट्स यहाँ पर लिख दिए। ओके। सो s⁴, 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 इनके सबके कोएफिशिएंट्स यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो ये है 1 कोएफिशिएंट, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1 वापस से, यहाँ पर है 2 और ये मेरा कांस्टेंट का 1। ओके। सो इस तरीके से मैंने सभी कोएफिशिएंट्स लिख दिए। अब हमको एक शॉर्टकट आगे एक और नोट दिया है कि अगर कोई रो है जिसमें सभी कोएफिशिएंट्स को हम राउंड मतलब इसको राउंड अप कर सकते हैं, अगर उस वैल्यू से अगर डिवाइड कर दे, तो जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको अगर 2 से अगर कॉमन निकाल लिया जाए या 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये 1 1 हो जाएंगे। तो ये ऐसा कॉमन अगर हम निकाल सकते हैं किसी रो पर, तो हमको क्या करना है, वो कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पर s³ की जो रो है इसमें 2 क्या है, मेरा कॉमन फैक्टर है। तो ये 2 का कॉमन फैक्टर निकाल कर मैं क्या कर दूंगा, उसके एलिमेंट्स को 1 कर दूंगा। ओके। सो ये मेरा 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब मैं नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करूंगा जो है मेरा b1। ओके। सो b1 निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है और उसमें से ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो इसकी वैल्यू आ रही है 0। ठीक है। नेक्स्ट b2 के लिए मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है और इस एलिमेंट को इस वाले ब्लॉक के साथ में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर है 0 वैल्यू। ओके। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ रहा है ये 1। ओके। सो डिवाइडेड बाय 1 मतलब ये हमारा a1 वहाँ पर हमको लेना है डिवीजन में। ओके। सो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब मैं कंडीशन चेक करता हूँ मेरी सेकंड वाली रूट के केस में, रूट एरे के केस में, कि ये कॉलम कैसा होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव या एक तो नेगेटिव। सो इसके अंदर पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा क्या आ रहा है एलिमेंट, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये हो गई मेरी स्पेशल केस, जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट रो का फर्स्ट एलिमेंट, कोई एक नहीं, रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे हमारे एप्सिलॉन से। ओके। और क्या करेंगे, हमारा जो भी ये है प्रोसेस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस रिप्लेस इट बाय एप्सिलॉन। इस 0 को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन से। तो ये मैंने 0 को कर दिया रिप्लेस एप्सिलॉन से। बराबर है। तो यहाँ पर b1 b2 तो हो गया तैयार। अब मेरा जो b3 c1 है
ये C1 मैं कैलकुलेट करूंगा, तो C1 कैलकुलेट करने क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1। सो ये एप्सिलॉन -1 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वापस हम क्या करते हैं, B1 से उसको डिवाइड करते हैं C1 के लिए, और B1 के लिए A1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एप्सिलॉन -1 अपॉन एप्सिलॉन, ये एक पॉजिटिव टर्म है। यहाँ पर एक हमारे को एक नई टर्म देखने मिल रही है, पॉजिटिव नहीं, एक नई टर्म देखने मिल रही है। उसके बाद मेरा जो D1 है, यानी कि ये कांस्टेंट है s⁻0, मतलब जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है। ये 1 और ये वाली दोनों वैल्यूज कैसी रहती है, सेम रहती है। तो ये वैल्यू मैंने लिख दिया, ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें चेक करूँगा सभी चीज़ें, सभी एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम की चेक करूँगा। तो फर्स्ट कॉलम जब हम वेरीफाई करेंगे, तो जो मेरा एप्सिलॉन -1 है अपॉन एप्सिलॉन है, इसका जो भी साइन है ये माइनस आएगा, बिकॉज एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू। ओके, एंड देयरफॉर दिस विल बिकम माइनस इन्फिनिटी। ओके, उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस infinity, because epsilon is very small value, hence it can also be called as zero। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं, एज एप्सिलॉन टेंस टू जीरो। सो मेरा रूट का टेबल चेंज हो जाएगा, बराबर है, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। सो 1 1 0 माइनस इन्फिनिटी अपॉन, और ये है लास्ट का 1। तो इसमें यहाँ पर मेरे साइन क्या हो रही है, दो जगह पर चेंज हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है और ये नेगेटिव से वापस पॉजिटिव हो रही है, बराबर है। तो ऐसे साइन चेंज वाले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं कि वो सिस्टम कैसी है, अनस्टेबल है। देखो, हमको पता करना है सिर्फ कि सिस्टम क्या होनी चाहिए, स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये हमारा रूथ क्राइटेरिया का अल्टीमेट क्या है, गोल है, बराबर है। तो एप्सिलॉन की मदद से हम सिर्फ पता कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई साइन चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई जीरो आ जाता है फर्स्ट कॉलम में, तो उसको क्या करना है, एप्सिलॉन से रिप्लेस करना है और प्रोसेस कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये सिस्टम तो हो गई अनस्टेबल। अब दूसरी केस देखते हैं, जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स रो के क्या हो जाते हैं, जीरो होते हैं। सो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है कि इस रो को एक ऑक्सिलरी इक्वेशन से क्या करना है, हमको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन इस रो के लिए लिखना है। वो कैसा रहेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो मैं आपको बताऊंगा। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को बोलते हैं ए ऑफ एस। ठीक है, और इस ए ऑफ एस को क्या करना है, बाद में आपको एस से डेरिवेट करना है, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करना है, और उसके जो कोएफिशिएंट्स है उसको हमको जीरो की जगह रख देना है। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस दिस। तो ये मेरा वापस से एक नया एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, s⁻5 3s⁻4 s⁻3 3s⁻2 s+3। तो इसमें सभी कोएफिशिएंट्स जो है वो कैसे है, पॉजिटिव है। तो इसके लिए मेरी जो पहली कंडीशन है, वो पहली कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। ओके, मैं नेक्स्ट कंडीशन के लिए क्या बनाऊंगा, रूट का टेबल बनाऊंगा। तो रूट के टेबल में ये पहला एलिमेंट s⁻5, इसका कोएफिशिएंट 1, उसके नीचे लिखूंगा 3, फिर s⁻3 उसका कोएफिशिएंट 1, उसके नीचे लिखूंगा ये s⁻2 का कोएफिशिएंट 3, ये फिर से s आ गया, उसका कोएफिशिएंट 1, बराबर है, और उसके नीचे लिखूंगा मैं वापस से 3। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा टेबल बना रहा हूँ। इस टेबल में यहाँ पर आ गया ये s⁻5 का, ये s⁻4 का, ये s⁻3 का, ये s⁻2 का, और ये s और ये कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो में हर जगह पर 3 आ गया है। तो ये 3 आने पर हमने क्या करा है, कॉमन फैक्टर 3 निकाल लिया, बराबर है। सो उसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये आ गया 1 1 1 1, हर एक एलिमेंट में 1 आ गया, बराबर है। इसके नेक्स्ट वाला जो कंडीशन है वो है मेरा B1, बराबर है। B1 में कैसे लेते हैं, ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। सो 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 क्या रहता है, 0। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 हो जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी रो क्या हो गई है, s³ की पूरी रो क्या हो गई है, 0 हो गई है, बराबर है। सो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसको इसके ऊपर वाला जो रो है उसकी मदद से हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। इसके ऊपर वाली रो कौन सी है, ये ऊपर वाली रो है।
तो ये है मेरा s⁵ का कोएफिशिएंट, ये है s⁴ का कोएफिशिएंट, ये है s⁵ का कोएफिशिएंट, ये है s⁵ का कोएफिशिएंट, ये है s, और ये है मेरा s⁻⁴ का कोएफिशिएंट, बराबर। तो जो रो ज़ीरो हो गई है, जो रो पूरी की पूरी ज़ीरो आ रही है, इसकी ऊपर वाली जो रो रहेगी वो रहेगी मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन ए ऑफ एस। ओके, तो क्या है इसकी ऊपर वाली रो? s⁴ है प्लस s² है प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ये s⁴, s⁵ और ये s⁻⁴ का कोएफिशिएंट 1। तो मेरा ये इक्वेशन बनता है s⁴ प्लस s² प्लस 1। ओके, कहाँ से आया ये इक्वेशन? तो जो रो ज़ीरो हो गई है, इसके ऊपर के कोएफिशिएंट्स को क्या करना है, इसके ऊपर की रो को क्या करना है, एज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन ए ऑफ एस बोल के ट्रीट करना है। ओके, ये किसका कोएफिशिएंट है? ये है s⁴ का। ये किसका कोएफिशिएंट है? ये s⁻² का है। ये किसका है? तो ये s⁻�0 का है। तो इसको क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है और बनाना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, तो ये बन गया मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनने पर मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू s। तो s⁻⁴ है तो क्या हो जाएगा, उसका 4s³ हो जाएगा। s⁻² है तो उसका हो जाएगा 2s, और ये 1 है तो 1 का कांस्टेंट है तो वो जाता है 0। तो ये बन गया मेरा 4s³ प्लस 2s। ओके, अब क्या करना है, इस 4s³ और इस 2s को 0 की जगह लिख देना है। तो यहाँ पर 4s³ है तो इसका कोएफिशिएंट है 4, सॉरी s³ का कोएफिशिएंट है 4 और ये s का कोएफिशिएंट है 2। तो ये 0 की जगह पर आ गया 4 पहली जगह। ओके, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 2। अब इसमें 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, इसके लिए इसको फिर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 4/2 हो जाएगा 2 और ये 2/2 हो जाएगा 1। ओके, तो ये 0 वाली जो रो थी वो क्या हो गई, अभी रिप्लेस हो गई पॉजिटिव वैल्यूज से। प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये था मेरा B1, ये है मेरा B2। अब मैं निकालूंगा C1 और C2। तो C1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दो को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो 2 × 1 is 2, -1 × 1 is 1 अपॉन दिस B1 that is 2। सो 1 अपॉन 2 इज 0.5, तो ये 0.5 यहाँ पर लिख दिया मैंने। उसी तरीके से C2 निकालेंगे, फिर से D1 है तो D1 निकालने के लिए क्या करना है, इस 0.5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, D1 निकालने के लिए 0.5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा 0.5 से। ओके, सो ये -1.5 अपॉन 0.5 इज 3 विथ माइनस साइन। ओके, और ये लास्ट का कांस्टेंट जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो ये 1 पॉजिटिव है, ये 1 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, ये 0.5 पॉजिटिव, और ये आ गया मेरा वापस से एक नेगेटिव साइन, और फिर से क्या हो गया है, पॉजिटिव। सो यहाँ पर 2 बार क्या हो रहा है, साइन में चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर से ये सिस्टम कैसी है, अनस्टेबल है। इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इट इज एन अनस्टेबल सिस्टम। ओके, सो ये है हमारे दो स्पेशल केसेस रूथ क्राइटेरिया के। हमको रूथ क्राइटेरिया क्या बताता है, वेदर जो क्लोज लूप सिस्टम है हमारी वो स्टेबल है या नहीं है, जिसके मीनिंग क्या रहती है। तो जो भी हमारे क्लोज लूप के पोल्स है, तो वो एक तो एस प्लेन पे लेफ्ट हाफ प्लेन में है या राइट हाफ प्लेन में है एस प्लेन के। ये हमको पता चलता है, अगर लेफ्ट हाफ प्लेन में है तो वो सिस्टम स्टेबल है, अगर राइट हाफ प्लेन में है तो सिस्टम स्टेबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो टू ओवरकम दिस सिचुएशन एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है रूट लोकस टेक्निक। तो ये रूट लोकस टेक्निक क्या है, तो ये हम आगे सीखेंगे। बट टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।